एंड वन ऑफ द बेस्ट जेई मेमोरी फ्रॉम अतुल्स प्रिपरेशन। जिस दिन भाई जेई एडवांस का रिजल्ट आया था उसी दिन फादर्स डे था, तो उसने अपनी 1230 जो जेई रैंक थी वो अपने पिताजी को गिफ्ट करी थी उस दिन। तो तुम वो मोमेंट देख सकते हो भाई, कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है। तो मेक श्योर तुम भी एक अच्छी रैंक गिफ्ट करो जेई एडवांस वाले दिन अपने पेरेंट्स को, एक अच्छी आईआईटी ड्रीम आईआईटी में जाओ। मेक श्योर एक सब्सक्राइब दबा देना, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस और ऐसे कंटेंट को डालने में। तो मुझे भी भाई मोटिवेशन मिलता है वीडियोस वगैरह बनाने में। और इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, कैसे अतुल ने हर चीज़ बताई प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से। प्रिपरेशन जब तुम जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, और इस पॉडकास्ट को मैंने 2 पार्ट में रखा है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़्यादा बड़ा हो गया था, ज़्यादा डिटेलिंग में हम गए थे। तो मेक श्योर पार्ट 1 पार्ट 2 तुम देखना और अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करना। फाइनली पॉडकास्ट रेडी हो चुका है, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। एंड स्पेशल थैंक्स टू हर्षराज फॉर पॉडकास्ट सेटअप। और मेक श्योर एक सब्सक्राइब दबा देना, क्योंकि भाई इसको बनाने में, इसका एडिट पार्ट करने में, पूरा जो भी नॉइस रिडक्शन वगैरह जो पॉडकास्ट टाइप का वॉइस लाने भाई बहुत टाइम लगा था। तो मेक श्योर एक सब्सक्राइब दबा देना इस एफर्ट के लिए। इस पॉडकास्ट को मैं 2 पार्ट में रिलीज़ करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। 53.4 मिनट का पॉडकास्ट चला गया था, तो इसको मैं 2 पार्ट में रिलीज़ करूँगा। तो पार्ट 1 में तुम्हें मिलेगा कि भाई तुम्हें जब प्रिपरेशन, जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट के लिए, क्या क्या एडवाइस रहेंगी अतुल के तरफ से। जो भाई क्लास 10th और 11th वाले स्टूडेंट मिस कर देते हैं, और जो क्लास 11th में 11th बेस्ट कर देते हैं, तो वो भी क्या अपनी ड्रीम रैंक अचीव कर सकते हैं। अतुल ने अपने दोस्त का लाइव एग्जांपल दिया कि भाई जो क्लास 11th बेस्ट कर चुका था, वो उससे बेहतर रैंक ला के दिखाई थी उसने। तो मेक श्योर अगर तुम्हारी क्लास 11th बेस्ट है तो उसको पूरा देखना, क्या उसने बताया था। तो मेक श्योर उसको पूरा सुनना। और अतुल का जेई एडवांस के टाइम पे और जेई के टाइम पे जो डेली रूटीन था, उसको तो सुन के भाई तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। तो मेक श्योर उस रूटीन को ढंग से सुनना। और जो कहते हैं ना कि भाई टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, भाई वो मिथ सुने तोड़कर ना, तुम जब उसका रूटीन सुनोगे तुम्हारा माइंड लिटरली ब्लो हो जाएगा भाई। तो मेक श्योर उसका रूटीन पूरा सुनना भाई। वो बिल्कुल भीड़ से अलग, मतलब कि उसका जो रूटीन है ना वो भीड़ से अलग है। जो कहते हैं ना 5 बजे उठ कर पढ़ना, नहीं भाई, उसका तुम एक बार रूटीन सुनना, तुम्हारा माइंड लिटरली ब्लो हो जाएगा। और तुम्हें कंसिस्टेंट कैसे रहना है भाई। अतुल जो था वो शुरुआत से लेके अब तक कंसिस्टेंट था अपनी प्रिपरेशन में, जब तक उसका जेई एडवांस नहीं हो जाता। और इसमें बताया कि भाई तुम्हें कैसे पीसीएम को बैलेंस करना है, कैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, स्टडी करना है। तो मेक श्योर इसको पूरा देखना। और कैसे तुम्हें रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉपर और एवरेज को डिफर करने में। और क्या क्या रिसोर्सेज उसने फॉलो किए थे, बुक्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। और टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, उसके एचओडी ने बताया था कि भाई सबसे बेस्ट मेथड टू एनालाइज द टेस्ट, जब भी तुम कोई मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उससे तुम क्या अपना बेस्ट आउटपुट ले सको। जबकि तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया, जब तुम इम्प्रूव करो, तो मेक श्योर उस मेथड को तुम ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करना, जिससे कि तुम्हारी जो रैंक है और जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं वो और कम हो, और तुम एक अच्छी रैंक को अचीव करो। फाइनली एक और स्पेशल वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पे, क्योंकि अभी जेई एडवांस आने वाला है, जेई मेंस हो चुका है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में जो गैप बचता है भाई, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है जेई एडवांस के लिए। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। आज हमारे साथ हैं अतुल पांडे, जिनकी भाई जेई एडवांस में 1230 ऑल इंडिया रैंक 2023 में आई थी, और जेई मेंस में इनकी रैंक थी 2123 और परसेंटाइल 99.8 थी। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे तुम एक प्रॉपर हो, चाहे 12th में हो, चाहे 10th में हो, किसी भी क्लास में। भाई इन्होंने अपनी कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कहां से उठकर भाई पूरा, मतलब तुम देख सकते हो भाई AIR 1000 के अंदर लाना बहुत टफ रहता है जी एडवांस में। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि तुम्हें ही पता चल सके और
जो लास्ट फेज रहता है प्रिपरेशन का, जेई मेंस से जेई एडवांस का, उसमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या गलतियां करते हैं, वो तुम मत करना। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स वेलकम टू अतुल विद शॉर्ट इंट्रो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है। मेरी जेई एडवांस AIR 1230 है। जेई मेंस में 99.83 परसेंटाइल है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको अपने पूरे जेई जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं वो सब बताऊंगा कि आपको कौन सी क्रूशियल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए इस जर्नी के दौरान। तो जेई एडवांस में 1230 काफी अच्छी रैंक होती है, जो कि ड्रीम रैंक भी होती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स की। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जब रिजल्ट आया था? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो मेरी थोड़ी बेटर थी। मैंने प्रिपरेशन भी अच्छे लेवल की किया था और 400 to 700 के बीच में एक्सपेक्टेड था कि रैंक आ जाएगी। मार्क्स वर्सेस रैंक का ग्राफ देखा था, उससे भी लगभग यही आ रहा था कि 400 और 700 के बीच में रैंक आ जाएगी। तो उस बीच मतलब कि आपका कोई ड्रीम आईआईटी भी होगा, और तो अभी जो आईआईटी बैच सीएसई में ऐसा लगता है कि रिग्रेट है कि मतलब थोड़ा बहुत? मेरा ड्रीम आईआईटी कानपुर था, उसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली सीएसई नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पॉसिबल ब्रांच मुझे इलेक्ट्रिकल मिल पा रही थी, तो इसीलिए मैं उधर नहीं गया। इधर थोड़ा रिग्रेट तो होता है कि आईआईटी कानपुर में मैं होता, बट इधर भी फ्रेंड्स अच्छे खासे बन गए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब मैं भगवान से काफी सिटी में हूँ, तो रिग्रेट तो अब उतना नहीं होता है। जो होना होता है वो होके ही रहता है। और जेई एडवांस में आपके टोटल मार्क्स कितने थे, और नेगेटिव को हटाकर और मिलाकर? जेई एडवांस में मेरे नेगेटिव को मिला के टोटल मार्क्स थे 211। 61 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, 79 फिजिक्स में, 71 केमिस्ट्री में। नेगेटिव को मिला दिया जाए तो मेरे 219 हो रहे थे। तो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा सोल मोटिवेशन क्या था, फर्स्ट मोटिवेशन क्या था? प्रायर टू जेई मुझे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी। मुझसे जो मैथमेटिक्स के टफेस्ट सवाल थे मेरे क्लास के या मेरे क्लास से आगे के, वो भी बन जाते थे। और रिलेटिव से मेरे पेरेंट्स ने, सबने बहुत सुन रखा था कि आईआईटी जेई बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, बहुत टफ होता है क्रैक करना। तो मेरा मोटिवेशन यही था कि देखा जाए इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैकेबल है। और जो ड्रीम लाइफ होती है आईआईटीज में, वो भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि भाई इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तो उसमें पढ़ेंगे तो भाई वो पैकेज होता है, ड्रीम पैकेज, वो क्रैक करना है, तो वो रहता है। वो तो पैसा हमेशा मोटिवेशन होता ही है, बट जेई क्रैक करने का मेरा सोल मोटिवेशन था कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना है। तो जेई की प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कब करी थी, और आइडियल जैसे टाइमिंग क्या रहती है, मतलब क्लास 11 क्लास 12 से मुझसे कहते हैं कि मतलब यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आइडियल तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने 6-7 के आसपास सुना हुआ था कि जेई कुछ होता है। सीरियसली मैंने प्रिपेयर करना 9 से चालू कर दिया था, और मेरे हिसाब से आइडियल टाइम 11th होना चाहिए, क्योंकि आपको 10th के एंड में पता चल जाता है कि किस स्ट्रीम में जाना है, क्या बनना है। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जा रहा है कि 10th से पहले तुम्हें पता चल जा रहा है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि 9 से प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो शुरुआत से ही तुम कंसिस्टेंट थे कि भाई हाँ ड्रीम आईआईटी फोड़ना है, मुझे आईआईटी में जाना है? तो क्या सीन था कि मतलब शुरुआत में स्ट्रगल वगैरह भी किया था थोड़ा? मैं काफी ज्यादा कंसिस्टेंट था। बस जब 10th बोर्ड का एग्जाम आया था तब मैंने तैयारी थोड़ी बढ़ा दी थी। हालांकि वो भी कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, मार्क्स सबको मिल गए थे, बट मैं अपनी पूरी जर्नी में अच्छा खासा कंसिस्टेंट था। तो तुम्हारी प्रिपरेशन में ऐसा कोई लो फेस आया कि भाई लगा कि भाई जेई मेरे लिए नहीं है अब, तो ऐसा लो फेस या डिमोटिवेशन लगा कि किसी मोमेंट पर? मुझे एक्चुअली ऐसा कोई भी फेस नहीं आया, क्योंकि ऐसा फेस आने से पहले ही मुझे पेरेंट्स से रेगुलर मोटिवेशन मिलती रहती थी
कि जेई तुम्हारे लिए नहीं है तो किसके लिए है। जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो यहीं से आते हैं। वो भी कॉमन हमारी तरह ही है ऐसा। वही हमारी तरह जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस हवा में वो भी सांस लेते हैं, जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं। तो जेई ऐसा तो कभी नहीं आया कि जेई हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? तो जो एस्पिरेंट्स अभी क्लास 10th में हैं, तो उनके लिए तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अभी वो सोचते हैं कि भाई 11th में स्टार्ट करेंगे, 12th में स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारे हिसाब से? क्लास 10th के एस्पिरेंट्स है तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि पहले तो 10th बोर्ड का सही से प्रिपेयर करो। उसके बाद से जितना भी फाउंडेशनल नॉलेज है, मतलब अर्ली ज्वाइनिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं कोचिंग में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई कोचिंग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अपना फाउंडेशन क्लियर रखो। और जो बच्चे 12th में होते हैं, जैसे कि मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो 11th में सोचते हैं, 11th में सोचते सोचते वो 11th को वेस्ट ही कर देते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? जो बच्चे 11th को वेस्ट कर देते हैं और फिर उनके बैकलॉग्स भी हो जाते हैं, फिर उसको कवर करने का थोड़ा बताओ कि। हाँ, तो उनके लिए मेरा एडवाइस रहेगा कि 12th में अभी बैकलॉग्स को थोड़ा साइड में रख के पूरा 12th कवर किया जाए। 12th का पूरा सिलेबस कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग में अगर वो लोग कवर करेंगे तो 8 महीने में पूरा लगभग कवर करा देते हैं। उसके बाद से जो टाइम बच रहा है उसमें वो अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे कोचिंग का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या अपने कोचिंग के टीचर से ही पूछ सकते हैं। मेरा एडवाइस वही रहेगा कि 12th में भी 60% आता है सिलेबस जेई में, तो उसको अच्छे से कवर कर लो। ये नहीं कि तुम 11th का कवर करने जा रहे हो और तुम्हारा दोनों रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं कि मतलब जो 12th पर ही फोकस करके एक अच्छी रैंक लाते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि मतलब जो 11th थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा ही कवर करते हैं, 12th पर ज्यादा फोकस रहता है। तो तुम्हारा ऐसा ओपिनियन क्या था अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि तुमने 11th और 12th को दोनों को अच्छा टाइम दिया था कि मतलब ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट टाइम दिया था? मेरा 11th और 12th का जो प्रिपरेशन था वो 11th और 12th में ही हो गया था। तो मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से टाइम दिया था। बट जो केवल 12th के टॉपिक पे लाना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि 12th के टॉपिक्स तो लोग डीप में पढ़ने ही वाले हैं, बट 11th में जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करें। और क्योंकि वो टफ टॉपिक का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर रोटेशनल में अगर वो केवल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो इजीली निकाला जा सकता है। और कोई टफ क्वेश्चन हो जिसमें एंगल मोमेंटम कंजर्व करना हो, वो सब छोड़ा जा सकता है। तो इजी टॉपिक्स हमेशा अच्छे से कवर करके रखें, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और वो जरूरी होता है अच्छी रैंक लाने के लिए। और जैसे एडवांस में मिनिमम कट ऑफ भी रहता है कि भाई तुमको मतलब मिनिमम सब्जेक्ट में 10 नंबर तो लानी है, तो बहुत सारे बच्चों का वो भी रह जाता है अगर वो इजी टॉपिक छोड़ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई 12th का ही कवर करके जा रहे हैं, तो उस केस में वो कट ऑफ रह जाती है, तो वो बहुत दुख देता है। हाँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इजी टॉपिक्स हमेशा कवर्ड होने चाहिए, भले ही वो किसी भी क्लास के हों। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का 11th बेस्ट हो जाता है, तो वो अगर टारगेट करें कि भाई मुझे ड्रीम रैंक लानी है, जैसे 1230 1000 के अंदर रैंक लानी, तो तब भी वो ला सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबका कैलिबर अलग अलग होता है। जो हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और केवल इंटेलिजेंट होने से नहीं होता है, जो हाईली कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेहनत करें तो बिल्कुल ला सकते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं जिनकी मेरे से बेटर रैंक आई है और उनका 11th वेस्ट हो चुका है। तो भाई ये लाइव एग्जांपल अतुल ने बताया कि भाई अगर तुम्हारी 11th बेस्ट है तो तुम अच्छी रैंक ड्रीम कर सकते हो और ला भी सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि भाई 11th बेस्ट हो चुका है तो भाई मैं ड्रीम रैंक नहीं ला सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम पे जब तुमने स्टार्ट किया था, या जब तुम 10th या 11th में थे, तो तुम रेगुलर गोइंग स्कूल जाते थे या डमी जो सिस्टम रहता है कि हाँ बस एग्जाम वगैरह देने जाना होता है? मैं डमी स्कूल का पार्ट था। उसमें क्या होता है कि आपको स्कूल नहीं जाना होता, आपको डायरेक्ट जाके एग्जाम देना होता है। सो मैं डमी इसलिए चुना था कि मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा था कि मैं दोपहर में 12 बजे उठता था सो के,
तो फिर मुझे स्कूल की कोई टेंशन ना रहे और हफ्ते में 4 दिन कोचिंग जाऊंगा और सेल्फ स्टडी का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी जो एस्पिरेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको तुम क्या रिकमेंड करोगे? क्योंकि अभी जो डमी जो स्कूल है वो शायद अभी सीबीएसई ने बैन वगैरह कर दिए हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे कोचिंग में एनरोल करिए जिसका आपके किसी लोकल स्कूल के साथ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो। उसमें क्या होता है कि आपको स्कूल टाइम में ही आपके स्कूल के टीचर नहीं बल्कि कोचिंग के टीचर्स पढ़ाएंगे और वो जेई का ही सिलेबस पढ़ाएंगे, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो वो गिन के अपना अटेंडेंस 60% तक आई गेस चल जाता है, तो उन दिन जाओ जब तुम्हें लगे कि अगर आज नहीं गया तो अटेंडेंस कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी, और बाकी का फोकस जेई पर ही करो, क्योंकि अगर जेई का अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो टू बी ऑनेस्ट तो 12th तो इजीली हो ही जाएगा। तो जो एस्पिरेंट्स जो ड्रीम रैंक जो 1000 के अंदर जो लाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि भाई डमी लेना चाहिए या जो आप स्कूल एफिलिएटेड प्रोग्राम जो बता रहे थे वो, या रेगुलर स्कूल? क्या सजेस्ट करोगे कि उनको अगर ड्रीम रैंक लाएंगे तो? डमी सीबीएसई से तो बंद हो गया है, बट आपका स्टेट बोर्ड अगर अलाउ करता है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन डमी होगा। उसके बाद स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो, और मैं रेगुलर तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है अंडर 1000 में, तो अंडर 1000 में लानी है तो, क्योंकि जेई के टाइम में सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप भले ही 10 जगह से एक ही कंसेप्ट पढ़ लो, अगर आप उसके सवाल सॉल्व नहीं किए रहोगे तो फिर एग्जाम टाइम में बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो सवाल हो पाएगा। ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन तुम्हारा आइडियल रूटीन क्या था जेई के लिए? मेरा आइडियल रूटीन एक्चुअली सारे बच्चों से अलग था। लोग बिलीव करते हैं एक्चुअली कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चालू करना चाहिए। मेरा थोड़ा अलग बिलीव था कि जब पढ़ाई तुमसे हो तब तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं दोपहर के 12 बजे सो के उठता था, फिर मैं 5 या 10 मिनट में ब्रश वगैरह करके आधा या 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था, क्योंकि सो के उठ के बाद जो पढ़ा हुआ हो वो सबसे ज्यादा टाइम तक याद रहता है। जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है, जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है वो सबसे ज्यादा टाइम तक याद रहता है। और उसके बाद से फिर 1 घंटे में खाना वगैरह खाता था और नहाता था। उसके बाद से फिर मैं फिर जो दोपहर का टाइम आता है 2 बजे के बाद का, उसमें मुझे नींद थोड़ी ज्यादा आती थी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। उसमें थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस मूड में थ्योरी पढ़ना सही नहीं होता है। तो उस मूड में थोड़ा एक्टिव रखेंगे ब्रेन को तो नींद भी कम आएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बिल्कुल। फिर 4 बजे तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर 4 बजे से मेरी कोचिंग होती थी, जो टिपिकली 8:30 तक चलती थी। फिर 8:30 से कोचिंग से आके मैं खाना खाता था, टीवी देखता था। ये मेरा चिल टाइम होता था काइंड ऑफ। फिर मैं 10 बजे पढ़ने बैठता था, और जो भी क्वेश्चंस करने हो ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि 2 घंटे केमिस्ट्री करेंगे, 1 घंटे मैथ्स। जिस चीज का मूड कर रहा हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सुबह के 5 या 6 बजे तक करना है, और फिर मैं 5 या 6 बजे सो जाता था। जैसे आइडियली जो बच्चे कोचिंग से आने के बाद कुछ शेड्यूल रहता था तुम्हारा कि भाई वो जो टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए एक बार बस देख लेता हूँ, वो करते थे? वो मैं जब 10 बजे पढ़ने बैठता था तो शुरू के 15 मिनट में मैं पूरा कर लेता था। तो जो ये तुमने रूटीन बताया था, जो पूरा मतलब कि जो 12 बजे उठ के पूरा सब, ये तुम पूरा जेई की जो प्रिपरेशन थी पूरा फॉलो किया था कि एंड टाइम पे कुछ चेंज किया था? ये रूटीन जनरली मैंने पूरे जेई टाइम में फॉलो किया था। और जैसे कि कुछ टाइम रहता है मतलब कि डे में कि हाँ मुझे ये सब कवर क्वेश्चन वगैरह करने, और बाय चांस वो नहीं हो पाते थे, तो ऐसा रिग्रेट रहता था कि गिल्ट रहता था कि भाई हाँ मैंने ये नहीं किए, तो उनको कैसे कॉप अप करते थे? मेरे हिसाब से अपने जर्नी में गिल्ट नहीं रखना चाहिए।
अगर तुम्हारा पढ़ने का मूड है तो पढ़ो, जबरदस्ती तुम नहीं पढ़ सकते हो। तुम पढ़ने बैठोगे, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी एक्चुअली। पढ़ने बैठोगे, मन नहीं करेगा, फिर मन करेगा कि उधर क्या चल रहा है, उधर देखने चलते हैं, तो वो मेरे हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पाती है। तुम अभी मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर चिल करो, पेरेंट्स से बात करो, टीवी देखो, और फिर जब पढ़ने का मन करने लगे तब पढ़ो। मेरा यही मानना रहता है कि पढ़ाई जबरदस्ती ना की जा सकती है, ना कराई जा सकती है। और पढ़ाई के दौरान मतलब कि ब्रेक्स भी लेने होते हैं कि कंटिन्यूअस पढ़ाई में भाई दिमाग थोड़ा ऐसा ओवरफ्लो या भाई बर्नआउट सा होने लगता है, तो ब्रेक के टाइम पे तुम क्या क्या करते थे, और आइडियल ब्रेक की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए कि भाई हाँ ज्यादा लंबा भी ब्रेक ना खिंच जाए कि भाई पढ़ाई से ही अलग हो जाए वो ऐसा ब्रेक? तो मेरा ब्रेक लेने का एक्चुअली सिस्टम थोड़ा अलग होता था। तो फिर जब मुझसे लगातार 3 या 4 सवाल नहीं बनते थे, तब मैं समझ जाता था कि अब ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। फिर मैं रात को पढ़ता था, तो मैं रात को इधर उधर घूमता रहता था अपने ही घर में। और फिर अगर दिन में होता था तो पेरेंट्स से बात कर लेता था या थोड़ा सा टीवी देख लेता था। तो यही ब्रेक का होता है, और 15 मिनट आई थिंक इज आइडियल टाइम। इससे ज्यादा तुम्हें ब्रेक को नहीं देना चाहिए। और प्रिपरेशन जब भी तुम्हारा आइडियल टाइम रहता था जो भी डे में, तो टोटल स्टडी हार कितने रहते थे कि तुम्हारा टोटल स्टडी हार इतना है कि आइडियल तुम पढ़ते थे? ऑन एन एवरेज आई थिंक 13 या 14 रहा होगा, रोज कोचिंग हटा के, सेल्फ स्टडी आवर्स। अच्छा, कोचिंग मिला के तो ज्यादा ही हो जाएगा फिर। कोचिंग मिला के आई थिंक ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली प्रिपरेशन के दौरान बहुत से बच्चे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल कि भाई इस स्लॉट में मुझे ये करना है, इस स्लॉट में मुझे ये करना है, फिक्स कर लेते हैं कि भाई हाँ ये करना है। तो उन एस्पिरेंट्स को क्या तुम रिकमेंड करोगे कि हाँ टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ऐसा? देखो, फिक्स करके रख लेना कि मुझे अगले 1 घंटे केवल पढ़ना ही है, और मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर तुम 1 घंटे नहीं पढ़ पाए आगे, तो गिल्ट होगा कि मैं आज अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया, और जबरदस्ती पढ़ाई की नहीं जा सकती। तो मेरे हिसाब से वो टाइम टेबल वाला थोड़ा सही नहीं, टाइम टेबल वाला आइडिया थोड़ा सही नहीं है। बस तुम दिन में ये टारगेट रखो कि दिन में मुझे आज इतना कर लेना है। बस ये मत रखो कि 10 घंटे पढ़ना है या अगले 5 घंटे मुझे केवल पढ़ना ही पढ़ना है, बस 5 मिनट का ब्रेक अलाउड है। ये सब मेरे हिसाब से आइडियल नहीं होना चाहिए। जितना मन कर रहा है उतना पढ़ो। तो प्रेप के दौरान हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो तुम कैसे उनको बैलेंस करते थे अपनी प्रेप के दौरान? प्रेप के दौरान जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस होते थे, और डीपीपीज वगैरह होती थी और बुक्स होती थी, तो हमारे कोचिंग में ये सब टीचर्स रिकमेंड करते थे कि आज इतने से इतने क्वेश्चंस कर लेना। तो मेरे हिसाब से जितना टीचर्स बोलते हैं उतना करने के बाद सारे सब्जेक्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है उसको तुम और क्वेश्चंस कर सकते हो, जो स्ट्रांग है तो फिर जब तुम्हारा मूड हो अच्छा तो तुम उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, तो उसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो तुम्हारे टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, और तुम्हें ऐसा लगता था कि भाई ये मेरे से सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है कि भाई इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनना है? तुम्हारी प्रिपरेशन के टाइम पे तो मेरे टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स था, बट मेरा वीकेस्ट भी एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक टॉपिक था, वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Okay. उसमें मुझे फील होता था कि इसके क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पाते हैं ज्यादा। तो तुम ओवरकम कैसे करते थे कि भाई हाँ मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसको ओवरकम कैसे करते थे जो फियर है? अकॉर्डिंग टू मी ओवरकम करने का एक ही तरीका है, उसके और ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओ। क्योंकि जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा काम आता है तुम्हारे दिमाग का पैटर्न रिकॉग्निशन। ओके। अगर तुम एक टाइप के सवाल पहले किए रहोगे और उस टाइप के अगर तुम्हारा वो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है तो 2 या 3 सवाल इनफ होंगे, बट अगर वो तुम्हारा वीक टॉपिक है तो तुम उस टाइप के 10 सवाल करो, 15 करो, तो फिर अपने आप वो पैटर्न तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि इसको ऐसे टैकल करना है, और वो एट द एंड एग्जाम में भी बन जाता है। और क्या तुम मतलब कि जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं उनको एक ही दिन पढ़ने का ट्राई करते थे कि मतलब एक दिन मैंने ऐसे अल्टरनेटिव पढ़ लिया कि मतलब पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैथ फिजिक्स पढ़ लिया, ऐसे रोटेट करते थे कि मतलब एक ही दिन तीनों सब्जेक्ट को कवर करते थे? हाँ, सो एक्चुअली मैं पहले कोई सी रैंडम सब्जेक्ट से चालू करता था,
और फिर जब मेरा दिमाग बोर हो जाता था तो मैं switch कर लेते। 15 मिनट का ब्रेक लेता था, सब्जेक्ट स्विच कर लेता था। तो प्रेप के दौरान आइडियल वे ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या रहता है, मतलब थ्योरी और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पर क्या क्या मतलब कि फोकस करना चाहिए? जैसे कुछ बच्चे होते हैं अनबैलेंस कर देते हैं, तो क्या ओपिनियन रहेगा तुम्हारा? मेरा ओपिनियन ये है कि क्लास में जितनी तुम्हें थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तुम घर पे आके उसे एक बार रिवाइज करो, फिर अगले हफ्ते दूसरी बार रिवाइज करो, ऐसे ही पीरियोडिक रिवीजन करते रहो। बट जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो वो प्रैक्टिस। सोलली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तुम्हारा सोल फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम्स में एट द एंड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और तुम्हें वही सॉल्व करना होगा उधर। और बात करें तो रिवीजन की, और जैसे तुम अपना रिवीजन कैसे वीकली करते थे कि जो टॉपिक पढ़ लिया उसका रात में रिवीजन कर लिया, तो कैसे करते थे, या मंथ वाइज रिवीजन करते थे? तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? एक बार तो जो टीचर ने पढ़ाया है वो क्लासरूम से घर आके या हॉस्टल आके एक बार तो रिवाइज करना ही पड़ता है। फिर आई थिंक दूसरी बार रिवीजन का टाइम होता है कि वीकली टेस्ट होते हैं, सारे कोचिंग्स एक्चुअली कंडक्ट कराते हैं, उसमें वो लोग वही सिलेबस पूछते हैं जो अभी कुछ समय पहले Recent पढ़ाया हो रखा गया है, रिसेंट सिलेबस पूछते हैं। उस टाइम पे रिवाइज करना चाहिए थ्योरी, और उस टाइम पे एक्चुअली टेस्ट से पहले भी मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक जो चैप्टर आ रहा है उसके 30 मीडियम लेवल क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए। और बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं कि मतलब मॉक टेस्ट को भी एज अ रिवीजन ट्रीट करते हैं, जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा कि हाँ अब मैं 12th में तो 11th मैंने कर रखा है, तो 11th के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिए, तो वो भी कर सकते हैं रिवीजन के लिए कि वो एज अ सही रिकमेंडेशन होगी? मेरे हिसाब से वो किया जा सकता है, बट उससे पहले तुम्हें एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेनी चाहिए, और तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को इजी, मीडियम, हार्ड मार्क किया होगा, तो मीडियम टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व कर लेने चाहिए। जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं टेस्ट से पहले वो सब, हाँ। क्योंकि वही हिट करते हैं कि भाई यहाँ जो कॉन्सेप्ट जो मिस रहते हैं। तो तुम्हारी प्रेप के दौरान जो स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज और टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है, और जो तुमने फॉलो किया था, क्या क्या बुक्स फॉलो करी थी और क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया था, वो एक बार बता दें। स्टडी मटेरियल का एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे। सो उस टाइप का स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपको। उस टाइप का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे कोचिंग्स वगैरह अच्छे प्रोवाइड करती हैं, और उसमें जो डीपीपीज वगैरह होती हैं उनका। तो क्या कहते हैं, हमारे कोचिंग में मैं फिटजी अटेंड किया था, तो उसमें वो लोग अपना एक ग्रैंड मास्टर पैकेज देते थे और आर्काइव देते थे। Okay. तो बेसिकली ग्रैंड मास्टर पैकेज में मीडियम और इजी लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते थे। मुझे उसमें एक भी क्वेश्चन टफ तो नहीं दिखाया अभी तक। और जो आर्काइव्स होते हैं उसमें जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज जिसे हम कहते हैं। तो वो मेरे हिसाब से कोचिंग का काफी अच्छा मटेरियल था। और बुक्स में, हाँ, बुक्स जो आप रिकमेंड करो जो एक्स्ट्रा मटेरियल के अलावा तुमने सॉल्व करी? बुक्स मैंने हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सॉल्व किया था। केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एन अवस्थी, एमएस चौहान, जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शायद। हाँ, एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और वीके जायसवाल थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में कौन कौन सी बुक्स करी थी और मटेरियल के अलावा? फिजिक्स में कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे पहले मेरे हिसाब से HCV सॉल्व करनी चाहिए। HC वर्मा की बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो। उसके बाद से जो मैंने सेकंड बुक सॉल्व किया था वो हुआ करता था डीसी पांडे का अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, एक सीरीज है डीसी पांडे की, अरिहंत की। उसके बाद मैं आर्काइव्स करता था, पीवाईक्यूज जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद ग्रैंड मास्टर पैकेज वगैरह। उसके बाद तो रेंज ऑफ क्वेश्चंस है, जितने कर सको उतने अच्छे हैं। जितना करोगे उतना ही तुम्हारी रैंक रिफाइन होती जाएगी भाई। और मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में कौन सी बुक्स? मैथमेटिक्स में हमें टीचर डीपीपीज देते थे, वो करता था। उसके बाद से पीवाईक्यूज, उसके बाद अरिहंत की एक एम अग्रवाल, आई थिंक अमित एम अग्रवाल नाम था उनका, उसकी और एसके गोयल की एक सीरीज आती है, अरिहंत की बुक की सीरीज,
वो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ था। और प्रेप के दौरान जैसे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी तुमने फॉलो किया था, जैसे कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल होते हैं, फिजिक्स गैलेक्सी वगैरह हो गया, तो उनको भी कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज तुम रिकमेंड करना चाहो तो? ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैंने जब 9th में प्रिपरेशन चालू किया था, तभी 9th और 10th में मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो किए थे। उसमें इटूस इंडिया का एक कोर्स आता है, वो मुझे कहीं से मिल गया था, तो मैंने वो पूरा कोर्स देखा था। फिजिक्स एनवी सर का था, मैथमेटिक्स जीबी सर का, और केमिस्ट्री के लिए प्रिंस सिंह सर थे, जेएच सर थे और एनजे सर थे। तो उनके वीडियोस मैंने देखे थे, काफी अच्छा लगा था। और प्रेप और आई गेस मेरी मेन प्रिपरेशन फिजी से नहीं, वहीं से हुई थी। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज का प्रेपरेशन में क्या रोल रहता है, कि अगर अच्छी टेस्ट सीरीज जो तुम एस्पिरेंट को रिकमेंड करोगे तो उसका क्या रोल रहता है प्रिपरेशन के दौरान? एक अच्छी टेस्ट सीरीज का बहुत रोल रहता है, क्योंकि एक अच्छी टेस्ट सीरीज अगर होगी, वीकली टेस्ट सीरीज अच्छी हुई तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छा होगा। हमें ये पता चलेगा कि हमने जो अभी टॉपिक रिसेंटली पढ़ा है वो कौन कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किसको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए। बट इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा रोल होता है AITS का, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें एक्चुअल पता चलता है कि भाई मेरी एक्चुअल रैंक क्या है। हाँ, और उसमें टू बी ऑनेस्ट वो सभी बच्चे देते हैं जिनकी अच्छी रैंक आने वाली है, और उसमें हमारा एक्चुअल पोटेंशियल हमें पता चल पाता है कि कितनी रैंक हम ला सकते हैं, कितना और इम्प्रूव करें तो कितनी रैंक बढ़ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें एक्चुअल कंपटीशन रहता है कि उससे एक्चुअल पता चल जाता है कि हाँ, जो रियल सिनेरियो जब मैं जे एडवांस दूंगा तो मेरी इतनी रैंक आ सकती है। और इसके बाद जब टेस्ट हम देते हैं तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह भी होती हैं, तो उनको एनालाइज करने का, जैसे टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टेस्ट देने के बाद। तो तुम कैसे एनालाइज करते थे अपने टेस्ट देने के बाद, और क्या क्या तुम्हारी मिस्टेक्स रहती थी जो एस्पिरेंट को तुम रिकमेंड करोगे नहीं करने का? सो ये बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे HOD ने हमें बताया था, कि तुम्हें एक अलग से कॉपी बना के रखनी है केवल इस चीज की कि तुमने टेस्ट में कितनी गलतियां की हैं, जो क्वेश्चंस तुमने टेस्ट में गलत सॉल्व किए हैं उनको जब तुम एनालिसिस के टाइम पे मार्क करते हो तो एक बार उनका सॉल्यूशन देख के ही तुम कॉपी में सॉल्व करो उस कॉपी में। ये काफी इम्पैक्टफुल होता है। और आई गेस मैंने अपने आखिरी के 1 मंथ में, जब जेई एडवांस से 1 महीना दूर था मैं, तब मैंने अपनी कॉपी रिविजिट किया था और देखा था क्या क्या गलतियां मैं करता था, क्या क्या उनमें से अभी भी करता हूं। तो आई गेस ये मेरे लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा था, नहीं तो मेरे थोड़े और कम नंबर ही आए होते टू बी ऑनेस्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई तुम्हें एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी चाहिए। और इसमें ये पूछूंगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव हो जाता है पेपर में, और सिली मिस्टेक जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, कुछ क्वेश्चन गलत पड़ गया, तो उसको अगले टेस्ट में कैसे इम्प्रूव करना है? सिली मिस्टेक्स का तो एक ही तरीका है, क्वेश्चंस को कामली सॉल्व करो, उन पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है कि ये क्वेश्चन मुझसे 30 सेकंड में हो जाएगा, बट मैं थोड़ा और एग्रेसिव हुआ तो मेरे 5 सेकंड और बच सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा और काम दिमाग से सोचो, शांत दिमाग से सोचो, तो वो क्वेश्चंस और सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटीज घट जाएंगी।